दोस्तों, क्या सरकार अब जेनजी से इतना घबरा गई है कि कॉकरोच पार्टी को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं और उसके जो टॉप लीडर हैं उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार यानी मोदी शाह जिस तरह से विपक्षी पार्टियां तोड़ते हैं उसी तर्ज पर कॉकरोच पार्टी को भी तोड़ने की हर तरफ से कोशिश हो रही है। यानी जैसे टीएमसी तोड़ी गई या उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई या आम आदमी पार्टी तोड़ दी गई या बाकी पार्टियों को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, वही हाल कॉकरोच पार्टी का भी किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉकरोच पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप भाजपा में आ जाओ, भाजपा में शामिल हो जाओ अगर परिवार की खैरियत चाहते हो, अगर चाहते हो कि सब कुछ भला रहे। अब जिस छात्र नेता ने, जिस नौजवान ने जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया, कॉकरोच पार्टी बनाई और संसद घेर ली 20 जुलाई को, अभिजीत दीप के जो फाउंडर हैं कॉकरोच पार्टी के, इन्हीं को ही बीजेपी ने टारगेट किया और खुलेआम धमकाया कि अगर परिवार की भलाई चाहते हो तो बीजेपी में आ जाओ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज इस बहादुर बच्चे ने खुद कैमरे पर आके खुलासा कर दिया। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अब दोस्तों सोचिए कि सरकार का जो किरदार है कहाँ जा रहा है, नीचे गर्त में जा रहा है। ये बच्चा, ये नौजवान कह रहा है कि मुझे शर्म आती है मोदी और शाह की इस राजनीति को देखकर कि मुझे धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार का भला होगा अगर बीजेपी में आ जाओ। बहरहाल मैं दाद दूंगा इस नौजवान की कि वो झुका नहीं बल्कि झुकने की जगह वो और भड़क गया। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब दोस्तों जेन जी की यही खासियत है कि ये जो जनरेशन है ये झुकती नहीं है, दबती नहीं है, जितना दबाएंगे उतना उभर के सामने आएंगे। और इसीलिए दीपके कह रहे हैं कि मिस्टर मोदी पहले जो मुकदमे हैं वो वापस करिए, जो फेक केस आंदोलन की आड़ में आप छात्रों पे रजिस्टर कर रहे हैं, उनके घरों पे दबिश डाल रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, चुपचाप उन पर जो है मुकदमे कायम कर रहे हैं, ये सारे मुकदमे तुरंत वापस करिए वरना अगला आंदोलन 20 जुलाई से और भी ज्यादा बड़ा होगा। सीधे सीधे एक अल्टीमेटम है मोदी को और शाह को। जी हां, वो मोदी शाह जो आजकल संसद में जाने से घबरा रहे हैं। अब दोस्तों अंदर की बात यह है तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, जानकार लोगों ने, कि जब 20 जुलाई के बाद मोदी और शाह ने ताकत देखी दिल्ली की सड़कों पर, संसद के चारों तरफ छात्रों की, बच्चों की, जिन पर पैलेट गन चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करनी पड़ी, जुल्म ढाए गए इस आंदोलन को रोकने के लिए, उस दिन गुजरात लॉबी हिल चुकी। और उसके बाद अगला टारगेट सोनम वांगचुक पर किया गया। सोनम वांगचुक पर दबाव बनाया सरकार ने। नड्डा और जितेंद्र सिंह जो 2 मंत्री हैं केंद्र के, ये मिलने गए मेदांता हॉस्पिटल में। और फिर आप जानते हैं पुल्स एंड प्रेशर क्या होते हैं पर्दे के पीछे। और सोनम वांगचुक से कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान की मांग छोड़िए, 2 मांगे हम मान लेंगे, आप जूस पीजिए और भूख हड़ताल तोड़िए। अब अस्पताल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं दबे। हालांकि अभी भी मैं उनके साथ हूं कि कम से कम सोनम वांगचुक ने चिंगारी जरूर लगाई है जेन जी के इस आंदोलन को, लेकिन यह भी सच है कि वो झुक गए। अब क्योंकि सोनम वांगचुक झुके तो सरकार को लगने लगा, मोदी शाह को हो सकता लगने लगा कि ये जो अभिजीत दीपके हैं या आशुतोष हैं या जो सौरभ दास हैं, इनको भी झुकाया जा सकता है। और टारगेट फाउंडर थे अभिजीत दीपके, क्योंकि वही उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाह रहे थे और सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती थी और इसीलिए उन पर यह धमकी दी जा रही थी कि बीजेपी में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भला हो जाएगा। यानी बीजेपी के अगर इस झांसे में, धमकी में वो आ जाते तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान की मांग से कॉकरोच पार्टी भी पीछे हटती, जैसे सोनम वांगचुक हटे, और मोदी आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में कामयाब हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, ये जेन जी है,
ये झुकती नहीं है। झुकाओगे तो और सामने उभर के खड़े हो जाएगी। ये वो जनरेशन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से गुजरात लॉबी और गुजरात लॉबी के जो चाणक्य अमित शाह बहुत दांव-पेच करे, और अगर अभिजीत दीपके की माने तो पूरी तरह से दबाव डाल दिया था, धमका दिया था। लेकिन मैंने कहा ना कि जेन ज़ी झुकता नहीं है, बल्कि और उभर कर अकड़ कर सामने खड़ा हो जाता अगर आप झुकाने की कोशिश करेंगे। तो दांव वाकई उल्टा पड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर से एक टकराव दिख रहा है। एक तरफ छात्र हैं, जेन ज़ी हैं, और दूसरी तरफ सरकार है। सरकार बाज नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकदमे तो अभी भी हो रहे हैं, चोरी छिपे हो रहे हैं, दबिशें पड़ रही हैं, तमाम जगह से वीडियो आ रहे हैं, इस बात के सबूत आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जेन ज़ी कह रहा है, कॉकरोच पार्टी कह रही है कि अगर आपने मुकदमे वापस नहीं लिए, जो आपने गारंटी दी थी, अगर आप उससे पीछे हटे तो आंदोलन अब बहुत ही बड़ा होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 20 जुलाई तो ट्रेलर था। अब ये जो टकराव है, ये मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि विपक्ष ने भी घेराबंदी मोदी और शाह की संसद के अंदर कर रखी। बहरहाल आगे क्या होने जा रहा है, और क्या वाकई सरकार ब्लैकमेल कर रही थी, कॉकरोच पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल हो रहा था क्या? बहुत से सवाल मैंने इस पर किए हैं प्रोफेसर स्वामी साहब से, जो इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं। फिर हमारे साथ अभिषेक हैं, जो ये छात्र नेता हैं, कईयों के साथ वो काम भी कर चुके हैं, उनको अंदर से जानते हैं। बहुत से सवाल मैंने किए हैं कि क्या ये आंदोलन तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, और अल्टीमेटली कॉकरोच पार्टी क्या करने जा रही है, जेन ज़ी क्या करने जा रही है। प्रोफेसर स्वामी, क्या आप भी मानते हैं कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को ब्लैकमेल किया गया, इसी तरह से अभिजीत दीपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्हें भी ब्लैकमेल किया जा रहा था? देखिए दीपक जी, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप आज के तारीख में है, वो ब्लैकमेल तो सबको करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 3 कैटेगरीज में लोगों को रखना पड़ेगा। एक तो जो उम्र दराज हैं, और एक जो जेन ज़ी हैं और बच्चे हैं। दूसरा वो वर्ग है जिसमें बहुत पैसे वाले हैं और कम पैसे वाले हैं। और तीसरे वो हैं जिन पे ईडी के कोई केस हैं, या उनके कोई ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से उसको दबना पड़ता है, या वो लोग हैं जो जिनको नहीं दबना पड़ता। अब ये तीनों कैटेगरी में आप देखिए, सोनम वांगचुक साहब की उम्र हो गई है, उम्र दराज है, उनकी यूनिवर्सिटी है, उनके एसेट्स हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी करके उनको फंसाया जा सकता है। अभी अभिजीत दीपिका के साथ, सौरभ दास के साथ वो स्थिति नहीं है। इसीलिए जो हमारा जयप्रकाश नारायण के जमाने में हम लोगों ने किया था, क्योंकि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, हमारे कोई स्टेक्स नहीं थे। आज के तारीख में इन बच्चों के कोई स्टेक्स नहीं है, ये अपने अधिकार मांग रहे हैं, इनके कोई एसेट्स भी नहीं है, इनके ऊपर कोई केसेस भी नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सिद्ध हो रही है दीपक जी, कि जो लोग भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो राहुल गांधी या अपोजिशन ये आरोप लगा रहा था कि वो वही लोग हैं जो वनरेबल हैं, या तो उनपे ईडी के केसेस हैं, या बहुत पैसे वाले लोग हैं, या बहुत उम्र दराज हैं, जो हार गए हैं अपोजिशन में रह के, और वो सत्ता पक्ष से समझौता करके अपने फ्यूचर को और अपने बच्चों के फ्यूचर को इंश्योर करना चाहते हैं। क्योंकि अभिजीत दीपिका, सौरभ दास पे पीयर प्रेशर है, उन्होंने एक ऐसा स्थान आज की तारीख में ग्रहण कर लिया है जो बच्चों के वो एक प्रकार से रोल मॉडल बन गए हैं। तो उनके लिए मेरे ख्याल से कंप्रोमाइज करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सारे दबावों के उनके माता पिता से उनको कहलवाया गया कि आप वापस आ जाइए और अमेरिका चले जाइए। उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि जिस मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं उसको मेंटेन करना उनके लिए बहुत आवश्यक है। जी प्रोफेसर साहब, अभिजीत दीपके ने स्वयं कहा है, आज खुद उन्होंने कहा कि ऊपर से बहुत प्रेशर था, और जाहिर तौर पे नाम लेकर कहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, कि प्रेशर था, ये लोग चाहते थे कि मैं बीजेपी में आ जाऊं। इसके पीछे आपको स्ट्रेटजी क्या लगती है? क्या ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके, अगर अभिजीत दीपके अगर ये बीजेपी में आ जाते या बाद में आते, तो क्या एक डील करना चाह रही थी गुजरात लॉबी से कि एक डील हो जाए और किसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचा लिया जाए? जिस तरह से सोनम वांगचुक से जब डील हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लिया, तो क्या सरकार को ऐसा लग रहा था कि अगर अभिजीत दीपके से, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से भी डील हो जाती है तो धर्मेंद्र प्रधान का विकेट बचाया जा सकता है? देखिए, असली जो मकसद था वो ये था कि ये आंदोलन जो हुआ एक ऐतिहासिक आंदोलन हो गया, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और आगे आंदोलन करने की किसी की हिम्मत ना पड़ती। तो इसलिए अभिजीत दीपिका से वो डील करना चाहते थे कि तुम विड्रॉ कर लो, तो हमारे साथ मिल जाओ,
और उसके बाद आंदोलन करने की आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी और बच्चों को भी ये लगेगा यार किस पे विश्वास करें, हम किस पे विश्वास करें। अभी अभिजीत दीपिके एक रोल मॉडल बन गए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के रोल मॉडल बन गई है। एक तो उसमें से चले गए विजेता दहिया। अब इन लोगों में किसी की भी अगर क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी मानती है लोगों का विश्वास आंदोलनों से उठ जाएगा। एक बार अन्ना हजारे से उठ गया, फिर अगर अभिजीत दीपिके ने कंप्रोमाइज कर लिया और उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में उन्हें बहुत बड़ी कोठी देना और कोई इंडस्ट्री देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती और बच्चों का साहस टूट जाता। तो अभिजीत दीपिके अगर अपनी बात पे कायम रहते हैं और सौरभ दास कायम रहते हैं, लेकिन अब जो भी टूटेगा या बिकेगा, इसका मतलब यह है अभिजीत दीपिके ने जो कहा वो प्रूव हो गया। जी अभिषेक, आप तो पाटीदार आंदोलन भी गुजरात का देख रहे थे। जिस तरह से हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन जो गुजरात में किया और नाक में दम कर दिया बीजेपी के, मोदी जो प्रधानमंत्री थे उनको भी सरेंडर कर दिया। आनंदी बहन पटेल जो इस वक्त गवर्नर हैं, वो मुख्यमंत्री थी, उनकी तो छुट्टी हो गई, कुर्सी से ही हटा दिया कि बहुत बड़ा विकेट गिरा दिया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि हार्दिक पटेल से डील हो गई, हार्दिक पटेल को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि हार्दिक पटेल भी अपने टाइम पे जेंजी ही थे, वो यंग थे काफी। क्या आपको लगता है कि आगे जो कुछ हार्दिक पटेल के साथ हुआ वो अभिजीत दीपके के साथ भी हो सकता है, कुछ खेल हो सकता है? और अगर खेल हो सकता है तो कैसा खेल होगा? दीपक जी, हार्दिक पटेल और अभिजीत दीपके में जमीन आसमान का फर्क कम से कम मुझे दिखाई देता है। क्योंकि बीजेपी का किसी भी आंदोलन से या किसी भी विपक्ष से निपटने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है? एक तरीका सीडी का है, दूसरा तरीका ईडी का है। या सीडी? जी, पार्टी के अंदर के विरोधियों से निपटना था तो फर्जी सीडी आई संजय जोशी की। नहीं, सीडी मतलब क्या कह रहे हैं आप? सीडी वही सीडी जो लोग देखते हैं, सिनेमा देखते हैं जिसमें, फिल्म देखते हैं जिसमें सीडी, तो वो सीडी हार्दिक पटेल की भी एक सीडी लाई गई और किस तरह से हार्दिक पटेल को कॉम्प्रोमाइज कराया गया वो सब छिपी हुई बात नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि इस तरह की सीडी इनकी भी बन सकती है, दीपके की भी? अब जनता फर्जी सीडीओ पे भरोसा नहीं करेगी और असली सीडी ढूंढना इन लोगों की बड़ी मुश्किल है। एक तो ये बोस्टन में काम करते थे, तो उसी बोस्टन में काम करते थे तो कोई इंडस्ट्री वहां चलाते नहीं थे, कोई ब्लैक का व्हाइट करते नहीं थे। ये अपनी नौकरी चाकरी करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं, तो इनके पास ईडी पहुंचेगी तो ईडी को मिलेगा क्या? तो ना तो ये ईडी से निपट सकते हैं ना सीडी से निपट सकते हैं। हाँ, व्यक्तिगत लालच अगर किसी के मन में कुछ आ जाए सस्ता रूट पकड़ने का तो भले ही वो निपट जाए। जैसे हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफर दिया, लेकिन उसके पास तब था सीडी का एक रास्ता बनाया गया। यहां फिलहाल कुछ दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी अभिजीत दीपके से निपट सके। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अभिजीत दीपके एक ऐसे सामाजिक समूह से भी आते हैं जिस सामाजिक समूह के नेता को आप डरा तो सकते हैं लेकिन उसे जेल में नहीं डाल सकते। प्रोफेसर साहब, नड्डा ने तो मोदी की तरफ से गारंटी दे दी थी कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, किसी बच्चे को हम हिरासत में नहीं लेंगे, किसी बच्चे को परेशान नहीं किया जाएगा, पुलिस बच्चे के घर नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं चोरी छिपे जो है, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज की घटना हो या बिहार की घटना हो या बाकी राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस चोरी छुपे बच्चों की धरपकड़ कर रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से बच्चों की शिनाख्त हो रही है और उनके घर के पतों तक पुलिस रात में पहुंच रही है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपको लग रहा है कि आंदोलन की चिंगारी भड़क रही है? क्योंकि चाहे वो अभिजीत दीपके हों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, या बाकी नेता, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं एक बड़े आंदोलन करने की। क्या आपको लगता है कि फिर से एक आंदोलन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन न केवल हो सकता है बल्कि इतना भयंकर हो सकता है जो सरकार झेल नहीं पाएगी। उसका कारण ये है कि ये झेल नहीं पाएगी क्योंकि अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं? पुलिस है, पैरामिलिट्री है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, वहां पर चाणक्य बैठे हैं और आर्मी भी है। आप कह रहे हैं झेल नहीं पाएंगे? चाणक्य जब खुद पार्लियामेंट में नहीं आ पा रहे हैं तो चाणक्य के जो नीचे के गण हैं वो कैसे हिम्मत करेंगे? देखिए, क्योंकि ये लोग खुद चाह रहे हैं कि आग भड़कती रहे। कौन चाह रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं और हर जगह आप देख रहे हैं, बिहार के अंदर हर जगह से खबरें आ रही हैं, इसका मतलब ये है ये खुद कोई ऐसा तत्व है जो चाहता ही नहीं कि आग बुझे। और मैं ये मानता हूं आज के तारीख में जो अभिजीत दीपिके ने भी कहा और बाकी सगे से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं
ये इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता भी साथ आ गए हैं, अब तो पूरी फैमिलीज आ गई हैं, और जो लोग मोदी जी के समर्थक थे वो भी मोदी जी का समर्थन करने में असमर्थ हैं। ऐसा आंदोलन होगा जिसको कोई झेल नहीं पाए। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो 20 जुलाई को हमने देखा संसद के चारों तरफ बच्चों का जो एक हुजूम था, सैलाब था, क्या इससे बड़ा आंदोलन होगा? इससे ज्यादा भीड़ आएगी? वो लोग जो नहीं आए थे पिछली बार, वो सारे के सारे लोग इसलिए आएंगे, पिछली बार उन्हें शक था, उन्हें लगता है कि सरकार बड़ी मजबूत है, उनके पास चाणक्य है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सीआरपीएफ है। आज के तारीख में तो कोई उत्तरदायित्व लेने के लिए सरकार की तरफ से तैयार नहीं है कि पैलेट गन किसने चलाया, AK-47 किसने चलाया। जनता का भय खत्म हो चुका है, और इस बार क्योंकि ये दिख रहा है कि इसमें सताया गया कौन है, बच्चे सताए गए हैं। जो उनसे वादा किया गया था कि आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसका रिटर्न उन्हें एग्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है, वादा खिलाफी हो रही है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। तो जिन लोगों की सहानुभूति बच्चों के साथ नहीं थी वो भी हो जाएगी, और ऐसा आंदोलन होगा जो, दीपक जी अच्छा है मैं बुढ़ापे में देख लूंगा, अब मुझे लगेगा कि मैंने भी वो आंदोलन देखा। अभी वाले आंदोलन में मुझे थोड़ी संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया था। वो आंदोलन ऐसा होगा, आर पार का होगा, और सरकार जाएगी तभी वो आंदोलन खत्म होगा। आर पार का आंदोलन होगा। अभिषेक, आप तो भाई सबके टच में, जो बिहार में जो छात्र हैं उनके संपर्क में हैं, जो दिल्ली में छात्र हैं वो तो खैर उसमें से कई आपके साथ काम करते थे जब आप लल्लन टॉप में थे। क्या अंदर की खबर क्या है? क्या वाकई अभिजीत दीपके अपने लोगों से बात कर रहे हैं? अब तो इनका नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा हो गया है, कई ज़िले कई प्रदेश जुड़ गए सीधे सीधे। क्या अंदर तैयारियां चल रही हैं और बड़े पैमाने पर हो रही तैयारी? दीपक जी, पॉलिटिशियन अगर झूठ बोलना बंद कर दे तो किस बात का पॉलिटिशियन? आरएसएस अगर प्रोपेगेंडा करना बंद कर दे तो किस बात का आरएसएस? और जेनजी अगर लोकतांत्रिक दायरे में आंदोलन करना बंद कर दे तो किस बात का जेनजी? सवाल यह है कि जेनजी के जो मुद्दे हैं उसका समाधान अभी कहां निकला है। और जिस ढंग से इस देश में समस्याएं बढ़ती जा रही है, एक बार जेनजी सड़क पर उतर गया, लोकतांत्रिक दायरे में सड़क पर उतर गया, उसने सरकार को घुटने टेकवा दिए, इसके बाद क्या आपको लगता है कि नौजवान जो 20 साल 25 साल का है वो चुप बैठ जाएगा? वो घर में जाकर के चद्दर तान के सो जाएगा और बैठ करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड खेलेगा? ये कतई संभव नहीं है। और अभिजीत दीपके के हाथ में हकीकत में आंदोलन रह नहीं गया है, क्योंकि इस देश के नौजवानों ने रास्ता देख लिया है। दीपके नहीं तो कोई और सही, उन्हें नेता के तौर पर प्रतीक बिठाना है। और भारत के अंदर तो प्रतीक पता नहीं कहां से उठाकर बिठा दिए जाते हैं। 1857 में भी बहादुर शाह जफर को लोगों ने उठा के प्रतीक बिठा दिया था, तो यहाँ किसको प्रतीक बिठा देंगे? अखिल स्वामी जी को बिठा देंगे अगर दीपके चले जाए तो। क्या अभिषेक आपको लगता है कि मोदी अभी भी कम करके इस ताकत को आंक रहे हैं? अभी भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है ये सरकार? देखिए, मोदी जी जनता को हाँकने वाली प्रवृत्ति को शासन करने का एक मॉडल मान बैठे थे, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, कि हम जो कह रहे हैं जनता वही मानेगी। हम कह रहे हैं ताली पीटो, हम कह रहे हैं थाली पीटो, हम कह रहे हैं नोटबंदी के लिए लाइन में लग जाओ, जो कह रहे हैं जनता उसे मान ले। तो वो जनता, वो मिलेनियल्स थी, ये वो बेबी बूमर्स थे, वो मानने के लिए तैयार थे। लेकिन जब जेन जी और जेन अल्फा का जमाना है तो मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, अपने घर के अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को मानने के लिए उनकी बात तैयार नहीं है, फिर भला मोदी जी की मान लेंगे? उनके A+B होल स्क्वायर में वो एक्स्ट्रा A भी ढूंढने निकल जाएंगे, एक्स्ट्रा 2AB, ये कैसे मान ले हम? प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है, सरकार क्या फिर से पुनर्विचार कर सकती है? एक राउंड फिर से बात हो सकती है? क्या अकल ठिकाने आ रही है सरकार के? दीपक जी, अगर मैं बीजेपी का एडवाइजर होता या मोदी जी का एडवाइजर होता और ये आंदोलन हो गया होता, मैं मोदी जी से कहता कि सारे बच्चों को कहिए तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सारे तुम्हारी चोट का हर चीज का इलाज हम कराएंगे, एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और तुम लोगों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो भी एक्सेसेस हो गए उसके लिए मैं माफी मांगता हूं बच्चों से, विपक्ष से नहीं, बच्चों से माफी मांगता हूं। हमने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुम्हें गलत एस्टिमेट किया, मुझे पता नहीं था, क्योंकि अगर ये कर देते तो शायद बच्चों की आग बुझ जाती। वो न करके एक्सेसेस को बढ़ा के इन्होंने बच्चों की चिंगारी को बिल्कुल शोला बना दिया, चिंगारी को शोला बना दिया है। उधर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आंदोलन ये खत्म नहीं हुआ है, अगला आंदोलन और बड़ा होगा। आशुतोष रानका एक और उनके जो हैं लीडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि 20 जुलाई ट्रेलर था, असली फिल्म बाकी है। और एक बड़ी बात
जो है वो अभिषेक ने कही कि इस तरह के आंदोलन अगर आप दमन के जरिए, लाठी के जरिए, पैलेट गन के जरिए या सड़क पर AK-47 चला के अगर इस आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं तो फिर ये चिंगारी नहीं रहती, ये आग हो जाती है, जिसको प्रोफेसर साहब शोला बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए प्रोफेसर साहब, और अभिषेक आप भी ज्वाइन किए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको अपडेट लगातार देता रहूं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।